Hello everyone, welcome back to my channel Humanities. As per your demand, I am back with another important question video. तो शायद ये थर्ड वन है. एक सेकेंड. ये थर्ड वीडियो. इससे पहले मैं दो important क्वेश्चन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. ठीक है, दिस इज थर्ड वन. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम के. तो पहला एडवांटेज है कि भाई ये जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये एक हार्मनी स्टैब्लिश करता है. हार्मनी मीन्स यानी कि कोऑपरेटिव नेचर दिखाता है. किसके बीच में? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या होती है? जो पूरा पार्लियामेंट है ना हमारा, जो लोकसभा राज्यसभा से बन के पूरा बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर. जहाँ पे लॉज वगैरह बनते हैं, बिल वगैरह पास होते हैं. ठीक है, प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग नहीं, एक तरीके से जो पूरा जो क्वेश्चन आर होता है, या जो राज्यसभा जो लोकसभा है उनकी बैठक वगैरह होती है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? जितने भी एमएलए एमपीज हो गए. ठीक है. पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आईएएस आईएफएस आईपीएस, ये जितने भी जो मतलब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना. फॉर एग्जांपल जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जो है हमारा, कोई भी लॉ बना रहा है. ठीक है, कि भाई हेलमेट लगाना कंपलसरी है, तो एग्जीक्यूटिव का काम है उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाना. ठीक है, खुद भी फॉलो करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना. और जैसे कि आप देखोगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट्स होते हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर. ये कहाँ से बनते हैं? लेजिस्लेचर से बनते हैं, पार्लियामेंट से बनते हैं. यानी राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से क्या देखने को मिलता है? कॉपरेशन देखने को मिलता है इनके बीच में, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, एंड सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी करंट में बीजेपी है, तो बीजेपी का कोई भी पॉलिसीज वगैरह बना रही है, लॉ मेकिंग कर रही है. ठीक है, तो वो पूरा पहले पार्लियामेंट में बिल जाएगा. ठीक है, अगर वो कोई भी लॉ लाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से वो बिल पास हो जाता है बाय मेजोरिटी, तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा. तो जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू दी लेजिस्लेचर. अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कमियां आ रही हैं उसमें, ठीक है, तो जो पूरा पार्लियामेंट है उसमें जो अपोजिशन की पार्टी भी बैठती है ना, जो अपोजिशन है वो विद्रोह कर सकता है. ठीक है, या क्वेश्चन कर सकता है इन क्वेश्चन आर में. ठीक है, डिबेट होती है बीच में कि भाई आप टैक्सेस लगा रहे हो तो इतना हाई टैक्स क्यों है ना. आपने देखी भी होंगी. तो सेकंड पॉइंट इज दिस. थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी इन लीडरशिप चेंज. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि भाई लीडरशिप चेंज हो सकती है. कैसे? जैसे कि आप कहीं कहीं स्टेट में भी देखोगे, या आपने अगर पहले एग्जांपल देखोगे, तो जनता पार्टी जो है कोलिजन में आई थी, है ना. तो जनता पार्टी की सरकार कितनी जल्दी गिर गई, है ना. बट फिर भी जो है ये एक पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है. पॉजिटिव में कैसे आएगा? कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो कोलिजन बना के, यानी कि अदर पार्टी के साथ सत्ता में जो है आ सकती है. कैसे? शेयर करके एक तरीके से. ठीक है, पावर को. बट अगर क्या होता है, अगर कोई भी पार्टी जो है सपोर्ट खींच लेती है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और कांग्रेस जो है साथ में मिलके जो है इन्होंने सरकार बना ली. ठीक है, किसी भी स्टेट में, बाद में कांग्रेस जो है अपना सपोर्ट खींच लेती है कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूं, तो क्या होगा? वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा, यानी कोई भी पार्टी पावर में नहीं होगी. फिर वहां पे क्या होता है? यानी कि ये तो स्टेट लेवल पे मैंने बताया आपको, और सेंट्रल लेवल पे ऐसा हो गया, तो यानी सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, अगर वो दो तीन और पार्टी के कोलिजन से है और बाकी की पार्टियों से सपोर्ट खींच ले, ठीक है, या एमएलए एमपीज कहते हैं हम तो आपके साथ नहीं है, तो तब क्या होगा? तब दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे क्या, है ना. ये क्वेश्चन माइंड में आता है. नहीं, दोबारा इलेक्शन नहीं कराने पड़ते. दिस अलाउ फॉर एडेप्टेबिलिटी इन गवर्नेंस. मतलब जो लीडरशिप है उसको चेंज किया जा सकता है. कैसे? यानी कि जो अदर पार्टी है, जिसको अदर कोई लीडर है उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एमएलए हैं या एमपीज हैं, तो उनकी सरकार बन जाती है. ठीक है, विदाउट एनी कंडक्टिंग न्यू इलेक्शंस. फिर कुछ टाइम बाद जो है न्यू इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, बट तुरंत जो है, अब ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसको पॉलिटिकल वैक्यूम तो वहां पे छोड़ा नहीं जा सकता ना, कि भाई लीडरशिप कोई है ही नहीं, कोई पार्टी है ही नहीं सेंटर में, फिर तो पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो कॉलिजन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म. क्योंकि जो ये है क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो है पावर का जो क्या होता है ना, डिवीजन होता है. तो डिवीजन की वजह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल तीनों के बीच में इनकी अपनी अपनी पावर्स है और डिवाइडेड है. ठीक है, प्लस ये कॉपरेट होकर आपस में काम करते हैं. ठीक है, तो इसलिए अथॉरिटेरियनिज्म जैसी रिजीम का होना बहुत ही ज्यादा मतलब कम चांसेस है. अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है जब कोई एक पर्टिकुलर लीडर या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल क्या आ जाए, इन्फ्लुएंशियल
पावर में आ जाए, ठीक है, अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है, डिक्टेटरशिप वाली जो बात आ जाती है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, अपोजिशन अलाउड होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोगों को, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिसएडवांटेज क्या है, इंस्टेबिलिटी, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कभी भी क्या है वो सपोर्ट खींच लेती है, इससे क्या होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, जो फ्यूजन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, लीड टू ब्लरिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि भाई जब जो लेजिस्लेचर है ना, वहीं से कुछ लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से इनके जो रोल हैं वो लेजिस्लेचर रोल अलग है, एग्जीक्यूटिव रोल्स अलग हैं, तो एक तरीके से ब्लर क्रिएट होता है इनकी जो भी पावर्स है और फंक्शंस है उनमें, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पोटेंशियल फॉर अथॉरिटेरियनिज्म, जो मतलब मैंने बताया पहले तो कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो नहीं हो सकता, बट कब पॉसिबल है, ठीक है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप, जैसे भी आप देखोगे बीजेपी को, तो जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है क्रिटिसाइज करती है तो पहली चीज क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई ये तो तानाशाही हो रही है ना, ये तो अब जनता की सुन ही नहीं रहे हैं, अपने जो रूल्स हैं टैक्सेस बढ़ाना अपनी मनमर्जी से जो है सब चीजें कर रहे हैं। तो जब सेंटर में जो है कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तब जो है वहां पे डिक्टेटरशिप वाली बात जो है आ जाती है, ठीक है। यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट है सब ऑर्डिनेट यूनिट्स, यानी कि यूनिटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि जितने भी जो मतलब जो स्टेट्स वगैरह होते हैं ना वो सब पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, अपनी सेंटर से, ठीक है। यानी कि यूनिटरी सिस्टम में जो मेन है सेंटर में जो पार्टी है ना, ये सेंटर में जिसका भी रूल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर होती है, जो भी गवर्नमेंट पावर है वो किसके हाथ में होती है, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, जितनी भी लॉ एंड पॉलिसीज है वो कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे ना स्टेट का रोल बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाता है, मिनिमलिस्टिक मतलब सेंट्रल को जब अगर मतलब सेंटर अगर चाहेगा तो वो स्टेट की बात सुनेगा, अदरवाइज जो है वो स्टेट के पास में इतनी पावर नहीं होती कि वो रजिस्ट कर सके सेंटर को, ठीक है। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। एग्जाम्पल यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है तो उसमें अमेंडमेंट करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि फ्रांस के पास क्या है, रिटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूशन है और स्लाइटली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहां पे अमेंडमेंट संशोधन करना है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या, यूनिटरी सिस्टम जो भी फॉलो कर रही है कंट्रीज, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, स्पेन, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम में हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इंडिया में भी है, इंडिया में हमारा फेडरल भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, ठीक है। ब्लेंड है एक तरीके से दोनों का। तो डिवीजन कैसे देखने के लिए मिलता है इंडिया में, सेंटर में क्या है, अभी बीजेपी है, बट आप स्टेट में देखोगे तो सभी स्टेट्स में बीजेपी नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेट्स जो है स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई सेंटर की अपनी अलग पावर है और स्टेट की अपनी अलग पावर है, और सेंटर और स्टेट दोनों ही अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऑटोनॉमस यूनिट का मतलब यही है कि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया का भी देखो अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसको अमेंड करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, फिर उसको पास करवाना पड़ेगा, और अगर वो पास हुआ तभी अमेंडमेंट जो है पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और अमेंडमेंट बिल भी कब लाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो किसी रूल की या किसी चेंज की, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, या जो भी सेंटर में पार्टी है या किसी भी अदर स्टेट पार्टी से किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बेसिस पे, सोल पावर क्या है हमारी जिसके बेसिस पे गवर्न करती है जुडिशरी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल्स क्या है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, ठीक है। एथनिक रिसर्चर्स क्या है, एथनिक रिसर्चर्स का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिंपली मतलब है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब जैसे कि अगर मैं हिंदू हूं तो जो आसपास के मतलब जो एक प्रॉपर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी क्या हो, सेम कल्चर के हो। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे जो आसपास के लोग हैं वो क्या हो, सेम कल्चर के हो, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक तरीके से एथनिक कम्युनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइज होता गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पीपल जो है सिटीजन वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। जैसे आप अभी भी देखोगे तो बाहर आप जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हो, है ना, कहाँ के नागरिक हो, तो आप बोलोगे इंडिया के नागरिक है, ठीक है। या अदर कंट्री के यहाँ पे आएंगे तो आप पूछोगे आप किस कंट्री के सिटीजन हो। सिटीजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जिस कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ की नागरिकता आपके पास है।
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप इंडिया के केस में भी देखोगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट डिफरेंट जो है रिलीजन यहाँ पे है, ठीक है, जो कि स्टिल मतलब प्रिविलेंट है, यानी कि स्टिल फ्लरिश हो रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब जो है ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, मॉडर्नाइजेशन आने के लिए लोगों ने जो अपने कल्चरल रूट्स है उनको छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट जो है इनके लिए जो है पॉलिसीज वगैरह, पॉलिसी मेकिंग वगैरह, यानी स्कीम्स वगैरह लाती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा गरीब है या पुअर है तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्कीम्स लाना, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन लाना, ये सब काम किसका, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। जिससे उन लोगों को जो है इक्वल फील हो, ठीक है, पूरी कंट्री में भेदभाव ना, अनइक्वालिटी ना फील हो, ठीक है। Ethnic resurgence can lead to demand for greater autonomy, secessionist movement और internal identity based political conflict। यानी कि देखो एथनिक रिसर्जेंस हमें देखने के लिए भी मिला है पहले के टाइम में। जब आप देखोगे कि इंडिया आजाद हुआ उसके बाद कितना ज्यादा लोगों ने डिमांड करी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने, है ना। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हुए कि भाई हमें जो है अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, असम बना, है ना, मेघालय बना, मिजोरम बना। तो सब एक स्टेट की क्या है, एक पूरी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ठीक है। नॉट इन इंडिया ओनली, प्लस ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे ये चीज देखने के लिए मिली है कि रीजन्स को डिवाइड किया गया ऑन देयर एथनिक बेसिस, ऑन देयर आइडेंटिटी बेसिस, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन का ना मैं वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कर दूंगी, लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वहां से आप देख लेना। बहुत शॉर्ट वीडियो और मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन ना जनरली 200 वर्ड्स वाला आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, 200 वर्ड्स में पूछ लेगा कोई भी एक मेथड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है फेमिनिज्म। देखो फेमिनिज्म भी एक अप्रोच थी, ये भी 200 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है। फेमिनिज्म भी कंपैरेटिव थॉट्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसका मतलब क्या है कि चैलेंज ट्रेडिशनल एनालिसिस बाय सेंटरिंग जेंडर एज अ क्रूशियल कैटेगरी ऑफ इंक्वायरी। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी जो स्कॉलर्स वगैरह थे वो स्टार्टिंग में जो कंपेयर कर रहे थे ना डिफरेंट जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर रहे थे, सोसाइटी पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे मॉडर्न अप्रोच आई तो उन्होंने सोसाइटी पे ध्यान देना पड़ा, तो उन्होंने जो पूरा मेल है, मेल्स पर तो ध्यान दिया, जो पर फीमेल्स है उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जो फेमिनिज्म है वो इसी चीज की डिमांड करते हैं कि जो आप रोल जो देख रहे हो, है ना, जो डे टू डे लाइफ में को जो आप एग्जामाइन कर रहे हो, इसका जो आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जो फीमेल है, ठीक है, फेमिनिस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन्स का होना, सोशल मूवमेंट्स में वुमेन्स का आगे होना, ठीक है, इन सब चीजों की बात की गई है फेमिनिस्ट व्यू के द्वारा, ठीक है, फेमिनिज्म के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टोटलिटेरियन एंड मिलिटरिज्म। देखो टोटलिटेरियन एंड मिलिटरिज्म दोनों ही अथॉरिटेरियन रिजीम का पार्ट है, और जिसका क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में शायद करा चुकी हूँ, ठीक है। तो टोटलिटेरियन रिजीम में क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया किसका पार्ट है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। जिसका मतलब क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देना, यानी कि जो भी सेंटर में पावर होगी, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल पावर में हो, या जो है एक लीडर पावर में हो, तो वो क्या करते हैं भाई अपनी मनमानी चलाते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं अपने हिसाब से बनाते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, टोटलिटेरियन रिजिम सीक टोटल कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट। यानी टोटलिटेरियन रिजिम में क्या होता है भाई पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा, जो भी लीडर है उसके हाथ में होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो प्राइवेट लाइफ हो लोगों की, ठीक है, एजुकेशन हो, आर्ट्स हो, रिलीजन हो, मीडिया हो, इवन इंडिविजुअल थॉट्स, ठीक है। इनका मेन एम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना सोसाइटी को। सेकेंड, अब ये कैसे इवॉल्व होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सिंगल कैरिस्मेटिक लीडर से, ठीक है, या कोई सिंगल पार्टी हो जो कि कंट्रोल कर रही हो स्टेट के इंस्टीट्यूशन को। और एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिला, नाजी जर्मनी अंडर हिटली, सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन। अब देखो मिलिट्री रिजीम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में तख्ता पलट होता हुआ आया है डेमोक्रेसी का, यानी जब भी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आती है तो मिलिट्री रूल आपको देखने के लिए मिलेगा, कैसे मिलिट्री जो है वहां की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि इंडिया में आप कभी भी नहीं सुनोगे कि ये कोई जो मिलिट्री का जो चीफ है, ठीक है, उसकी इतनी ज्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट जब आप पाकिस्तान में मिलिट्री को देखोगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल भी जनरल जियाउल हक, ये पावर में आ गए थे, ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी को हटा दिया था, जियाउल हक। और ये अथॉरिटेरियन रिजीम का क्या है एग्जाम्पल है, वो भी किस कौन से टाइप का, मिलिट्री रिजीम का, ठीक है। ये कौन थे, मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, जो कि पावर में आ गए थे डेमोक्रेसी को हटा के, नहीं जो भी करंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको हटाकर, ठीक है।
उसमें आइडियोलॉजी क्या होती है, दे यूजुअली लैक अ कोहेरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियोलॉजी, यानी कि दे जस्टिफिकेशन फॉर रूल ऑफ एन सेंटर ऑन रिस्टोरिंग ऑर्डर, यानी इनका जस्टिफिकेशन क्या होता है कि भाई हम जो है क्यों पावर में आए, मिलिट्री क्यों जो है अप्रूवल कर रही है। इनका मतलब ये होता है कि वो जो करंट गवर्नमेंट है वो अच्छे से जो है फंक्शन कर नहीं पा रही, तो हम इसलिए पूरा मैनेजमेंट जो मिसमैनेजमेंट हो रखा है उसको मैनेज करने के लिए हम पावर में आए, करप्शन से लड़ने के लिए हम पावर में आए, इस टाइप से जो है जस्टिफिकेशन देते हैं अपने रूल की। ठीक है। इनका सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, पावर इज सीजन हेल्ड डायरेक्टली बाय मिलिट्री ऑफिसर, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, उनके हाथ में पावर होती है। ठीक है। या तो स्ट्रॉन्ग सिंगल कोई एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, या कमिटी हो सकती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, जिनको जुनता भी कहा जाता है। ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं, दे मेंटेन पावर थ्रू फोर्स, ठीक है, आर्मी के थ्रू, ठीक है, सोल्जर्स के थ्रू। ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, जब ये पावर में आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, लेटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज, पिनोचेट, चिले, अर्जेंटीना, जुंटा, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान भी आप लिख सकते हो। ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म रिफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर विद इन अ सिंगल सोसाइटी, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। ठीक है। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में, है ना, कि मल्टीपल कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं। ठीक है। refers to the coexistence of multiple culture within a single society, यानी अलग अलग कल्चर के लोग जिनके अलग अलग फेथ हैं, जिनकी अलग लैंग्वेज है, वो सब एक साथ रह रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि एक हिंदी बोलने वाला पर्सन भी जो है महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है या बेंगलोर जाके काम कर रहा है। ठीक है। At its core, multiculturalism advocate for the recognition and respect of these differences rather than demanding that minority culture assimilate into a dominant one। यानी कि बेसिकली इन मल्टीकल्चरलिज्म में जो स्टेट है उससे डिमांड ये है कि भाई जितनी भी कम्युनिटीज है, जितने भी मतलब डिफरेंट जो कल्चर के लोग रह रहे हैं, इन सबको क्या मिले, रिकग्निशन मिले, यानी इन सबको एक आइडेंटिटी मिले। ठीक है। कोई भी जो है माइनॉरिटी बन के ना रह जाए। ठीक है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसका क्या लेना देना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसका ये लेना देना है कि एक्सप्लोर करती है कि भी स्टेट क्या रोल प्ले कर रहा है इन सारी कम्युनिटीज जो है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट फेथ है लोगों की, इनको बैलेंस करने में। ठीक है। क्या पॉलिसी बना रहा है या क्या मेजर्स जो है या क्या मेथड्स जो है अपना रहा है इनको कॉपरेशन मतलब कॉपरेशन बनाए रखने के लिए इनके बीच में। ठीक है। अब डिबेट चलती रहती है, कभी भी कोई लॉ आता है, लैंग्वेज लॉ आता है, या एजुकेशन लॉ आता है, जैसे कि आप देखोगे कुछ कुछ जो है SC ST है, इनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है। तो जिससे जो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं इस चीज को, बट ठीक है, एक हद तक ये चीज ठीक भी है, बट अब क्या हो रहा है ना कि जो ये इस चीज की सुविधा है इसको जो है कम अमाउंट में जो पुअर पीपल है ना वो उठा पा रहे हैं, ज्यादातर जो मतलब अच्छी खासी जो जगह से बिलोंग करते हैं लोग वो जो है इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। बट इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। ठीक है। जो कास्ट जिन कास्ट का जो है डेवलपमेंट हो रहा है उनको जो है रिजर्व कैटेगरी से हटाया जा रहा है। ठीक है। अभी की डिबेट क्या है कंपैरेटिव पॉलिसी में, कि जो मल्टीकल्चरल पॉलिसीज हैं ये कैसे जो है मतलब कैसे जो है वर्क कर रही हैं इन रिड्यूसिंग टेंशन बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ठीक है। कैसे राइट दिए हैं कल्चरल ग्रुप्स को, ठीक है, कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है। अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उसको आप जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, कोई मलयाली बोल रहा है तो उसको आप जाके रोक नहीं सकते, जो उनकी लैंग्वेज है वो बोलेंगे, उनका जो रिलीजन है वो उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। उनको आप नहीं रोक सकते, उनके पास राइट है। ठीक है। तो इस टाइप के राइट्स जो है स्टेट प्रोवाइड करती है, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे जो है कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो बिटवीन डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज। ठीक है। जहां पर भी मल्टीकल्चरलिज्म जैसी प्रैक्टिस जो है सोसाइटी में प्रिवलेंट है। ठीक है। अब जो कंपैरेटिव स्कॉलर्स हैं ये एनालाइज करते हैं कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज इंटीग्रेट कर रही है इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेंट्स मतलब देखो आप अभी भी लास्ट शायद रिसेंट एग्जांपल ये था कि बांग्लादेश से जो है इलीगल जो है माइग्रेशन हो रहा था लोगों का। ठीक है। तो जब दूसरी कंट्रीज से लोग जब है आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर किसी अदर कंट्री से लोग जो है इलीगली आएंगे तो कैसे डील कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है। अच्छा करके आना।